Thank you, CIRC, for the opportunity. I welcome all the members today for the session on applicability of TDS on 194R and 194S. I welcome our chairman, CA Atul Mehrotra, sir, our RCM, Sharad Jain, sir, and our speaker, and our today's speaker, CA Kushal Soni, sir. Now, I would like to invite CA Sharad Jain, sir, for the welcome address. Over to you, sir. सभी को नमस्कार। सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से मैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में सभी पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम जो है इनकम टैक्स के सेक्शन 194R और 194S के टीडीएस के रिलेशन में है। ये सब्जेक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अभी काफी इसका रिलेवेंस है, क्योंकि अभी टैक्स ऑडिट का समय भी चल रहा है और टीडीएस की कंप्लायंसेस का उसमें बड़ा महत्व है। आज हमारे कार्यक्रम में सेशन चेयरमैन मिलिंद विजय जी है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। और हमारे आज के कार्यक्रम के स्पीकर श्री कुशल सोनी जी है, मैं आपका भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सीआईआरसी अभी लगातार कार्यक्रम कर रही है। अभी हमारे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हुए हैं इंडिपेंडेंस के, और पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो उसी के तारतम्य में सीआईआरसी भी लगातार 75 दिन तक 75 कार्यक्रम कर रही है। काफी सारे कार्यक्रम हमने किए हैं और आज का ये कार्यक्रम उसी 75 दिन की कार्यक्रम की कड़ी में एक कार्यक्रम है। तो हम लोग हर तरह के कार्यक्रम इस 75 दिनों की श्रृंखला में कर रहे हैं। हम सीएसआर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, प्लांटेशन है। उसके साथ साथ हम एकेडमिक एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, एकेडमिक सेमिनार्स भी कर रहे हैं। और सेमिनार भी हम हर तरह से कर रहे हैं। कभी हम जीएसटी पर कर रहे हैं, तो कभी हम कंपनी लॉ पर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेमिनार है वो डायरेक्ट टैक्सेस पर है। तो हमारे बीच में हमारे आज के जो स्पीकर है कुशल जी, बड़े काफी कुशल हैं। थैंक यू सर। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। और उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे काफी कुछ कुशल मार्गदर्शन कर जाएंगे और उस नॉलेज का अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को डिलीजेंटली डिस्चार्ज करने में बेनिफिट गेन करेंगे। तो मैं एक बार फिर हमारे आज के कार्यक्रम के सभी पार्टिसिपेंट्स और कुशल जी और हमारे आज के सेशन चेयरमैन श्री मिलिंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उनका वेलकम करता हूं। दिवांशी जी, ओवर टू यू। आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट कीजिए। Sorry. Thank you so much, sir. Now I welcome our session chairman, CA Milind Vijay, sir. Now I would like to invite CA Milind Vijay, sir, for enlighten us with your words. Over to you, Milind, sir. Milind, sir. मिलिंद सर, ओवर टू यू। मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज, बट आपकी वीडियो आवाज आ रही है सर, आपकी वीडियो शो नहीं हो रही है। अब आ रहा है मैडम? जी सर, जी वीडियो फिर से चली गई है सर आपके। वीडियो इधर से तो होना मैडम। हाँ ठीक है सर, आ रही है। ओके, आ गया? यस। रेस्पेक्टेड चेयरमैन CA अतुल मेहरोत्रा जी, CIRC चेयरमैन, रेस्पेक्टेड CIRC सेक्रेटरी लोकेश माहेश्वरी जी, वाइस चेयरमैन बर्डिया जी, ट्रेजरर राजीव गुप्ता जी, सिकासा चेयरमैन अनिल कुमार यादव जी, प्रोग्राम मॉडरेटर दीपांशी जैन, शरद जैन साहब, एंड टुडेज लर्नड स्पीकर CA कुशल सोनी जी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि
आजादी के अमृतोत्सव के तहत इसी कड़ी में आज ये शानदार सेमिनार आयोजित की गई है। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का इस सेमिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर आपकी आवाज काफी कट रही है। सरकार ने 194R और 194S लागू किया है। इनके ड्रास्टिक इफेक्ट आने वाले रहेगा, क्योंकि वो ये कंपनी जब अच्छा होता था इनका, वो डॉक्टर्स को गिफ्ट्स वगैरह देते थे, तो उस पर सरकार ने एक अंकुश लगाने के लिए और उसको एक चेक करने के लिए ये सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया है मोटे तौर पर। और इसके जो डिटेल्स हैं वो हमारे लर्नेड स्पीकर बताएंगे कि किस तरह से अब जो क्लाइंट फार्मा कंपनीज के हैं उनकी बैलेंस शीट को व्यू करना है, रिव्यू करना है, और उनके जो सेल्स प्रमोशन अकाउंट है उनको देखना है कि उसमें किस तरह से उनकी एप्लीकेबिलिटी टीडीएस की आई है। इसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसी का वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं उन पर टीडीएस लागू किया गया है। तो अभी प्रेजेंटली पिछले 2 सालों में क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा लेन देन हुआ है और इसमें काफी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो इसको भी चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कंट्रोल करने के लिए ये वर्चुअल डिजिटल एसेट है, इम्पोर्टेंट है। और मुझे आशा ही नहीं, अपनी तो पूर्ण विश्वास है कि कुशल जी इन पर पूरी लाइट डालेंगे और सभी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उससे लाभान्वित होंगे। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस शानदार सेमिनार में, और कुशल जी को इनवाइट करता हूं कि वो इन पर लाइट डालें। धन्यवाद। Thank you, sir. so much, sir. ओवर टू यू। Respected CIRC Chairman CA Atul Mehrotra ji, CIRC Secretary CA Lokesh Maheshwari ji, Vice Chairman CA Kishore Bardia ji, and other regional council members. आज के respected session chairman CA Milind Vijay sir and program moderator CA Dipanshi Jain. I am very much thankful to all of you, and it is my privilege to have this opportunity to speak on the CIRC platform on a very much relevant topic of today's time, that is section 194R and 194S. So I am starting with the technical delivery. I just want to check my voice is clear. Yes, sir, your voice is clear. Okay, so डिस्कशन शुरू करते हैं। सेक्शन 194R और 194S इम्पोर्टेंटली टीडीएस के चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। दोनों के दोनों सेक्शन जो हैं वो बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2022 में, और दोनों के दोनों सेक्शन अभी 15 दिन पहले ही 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव हुए हैं, मतलब एप्लीकेबल हुए हैं। अभी डे बाय डे जो भी अपडेट्स आती है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो टीडीएस से रिलेटेड अपडेट जरूर आती है, और ये एनालिसिस सबका रहा है कि डे बाय डे ट्रांजैक्शंस जो है वो टीडीएस में कवर होती जा रही है, मतलब कि टीडीएस और टीसीएस का दायरा जो है वो समय अनुसार बढ़ता जा रहा है। कुछ साल पहले बहुत कम ट्रांजैक्शंस थी जो टीडीएस के दायरे में थी, बट साल दर साल जैसे नए बजट्स आते हैं, नए फाइनेंस एक्ट आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, तो ये देखा गया है कि टीडीएस का जो कवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो टीडीएस के दायरे में लाई जा रही हैं। इनका दो मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जिस एरिया में टैक्स इवेजन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जहां पे टैक्स चोरी होने की संभावना ज्यादा है, एक तो गवर्नमेंट का हमेशा एफर्ट ये रहता है कि उन ट्रांजैक्शंस को टीडीएस कवरेज में लाया जाए, प्लस दूसरा कारण ये है कि गवर्नमेंट को एज सून एज पॉसिबल जो है वो टैक्स मिल जाए। मींस द मूवमेंट द ट्रांजैक्शन हैज बीन इनकर्ड और एंटर्ड, टैक्स शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि साल भर
सरकार चलानी है, सरकार चलाने में खर्चे होने हैं, तो गवर्नमेंट को एक रेकरिंग रेवेन्यू भी मिल जाना चाहिए हर महीने। ये भी टीडीएस इंट्रोडक्शन की एक वन ऑफ द कंडीशन है। और जो मैपिंग है, क्योंकि पैन कार्ड आता है, डेटा AIS TIS 26A में रिफ्लेक्ट होने लग गया है, तो टीडीएस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टैक्स इवेजन ऑल्सो। तो ये कारण है कि हर आने वाली अपडेट में टीडीएस में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, और टीडीएस का दायरा जो है वो साल दर साल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे दो नए सेक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं, सेक्शन 194R और 194S। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग सेक्शन है सर। और यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टाइमली दो इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है इशू किए हैं। सर्कुलर में साहब क्लैरिफिकेशन नहीं है, सर्कुलर बात करता है गाइडलाइंस की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सर्कुलर बात करेगा गाइडलाइंस की। उन दो सर्कुलर्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइन जो है सीबीडीटी ने उन दोनों सर्कुलर्स में दी है हमें। तो मैं आप सबके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूं। पीपीटी विजिबल है सबको? Yes, sir, visible है PPT. So today's point of discussion is section 194R and section 194S of the Income Tax Act 1961. पहले कवर करेंगे section 194R. section 194 मैं आपको लेआउट बता देता हूँ सेशन का। What would be the delivery pattern? पहले section 194R डिस्कस करेंगे, उसके बाद CBDT सर्कुलर डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे section 194S पे, फिर उसका रिलेवेंट सीबीडीटी सर्कुलर डिस्कस करेंगे, डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, जो गाइडलाइंस सीबीडीटी ने हमें दी है उनको रिलेट करते हुए बहुत सारी चीजों से उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मेंबर्स की क्वेरीज डिस्कस की जाएंगी। तो शुरू करते हैं सेक्शन 194R से। न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन है फाइनेंस एक्ट 2022 में और एप्लीकेबल हुआ है 1 जुलाई 2022 से। सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट। हाँ सर, रेजिडेंट लिखा हुआ है सेक्शन में। सेक्शन में रेजिडेंट लिखने का कारण यह है कि नॉन रेजिडेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी जो है वो है सेक्शन 195। तो 195 में जो है वो नॉन रेजिडेंट के पेमेंट्स कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो रेजिडेंट की बात होगी। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेजिडेंट एनी बेनिफिट और परक्यूजिट whether convertible into money or not arising from business or exercise of the profession by such resident। अच्छा, यहाँ पे एक है सर बेनिफिट देने वाला और दूसरा है बेनिफिट लेने वाला। इस सेक्शन की खास बात यह है कि जो बेनिफिट लेने वाला पर्सन है उसका नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आपको चेक करना है। सेक्शन 194R तभी एप्लीकेबल होगा जब बेनिफिट लेने वाले के लिए वो बेनिफिट उसके बिजनेस या प्रोफेशन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो। नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, शेल बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्यूजिट एज द केस मे बी टू सच रेजिडेंट एंश्योर दैट टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोई भी पर्सन जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है रेजिडेंट को, चाहे वो मनी में कन्वर्टिबल हो या नहीं हो, और वो उस रेजिडेंट के बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड हो, उसके एक्सरसाइज और परसुएंस से कनेक्टेड हो, तो बेनिफिट और परक्यूजिट देने से पहले उसको ये इंश्योर कर लेना है कि उस पर टैक्स जो है वो डिडक्ट हो गया हो एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट। Proviso to the section कहती है, in a case where the benefit or perquisite as the case may be is wholly in kind or partly in cash and partly in kind, but such part in cash is not sufficient to meet the liability of deduction of tax in respect of whole of such benefit or perquisite, the person responsible for providing such benefit or perquisite shall, before releasing the benefit or perquisite, ensure that tax required to be deducted has been paid. Sir लिखा है has been paid in respect of the benefit or perquisite। यहाँ पे सर ध्यान देने वाली बात ये है, this is one of the very unique condition which is there in this particular section। R में भी है ये कंडीशन और S में भी ये कंडीशन है कि अगर बेनिफिट और परक्यूजिट जो है वो इन काइंड है या फिर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड है, और जो कैश का पार्ट है वो सफिशिएंट नहीं है कि टीडीएस की कंप्लायंस कर दी जाए, तो आपको ये इंश्योर कर लेना है बेनिफिट और परक्यूजिट देने से पहले कि
जो टैक्स डिडक्ट होना है वो जमा हो जाए सर। सिर्फ डिडक्ट इंश्योर नहीं करना है, क्या इंश्योर करना है, आपको पेमेंट इंश्योर करना है। सर यहाँ पे मैं आप सबकी अटेंशन चाहूंगा कि जो टीडीएस के सेक्शन है वो सेक्शन कहते हैं कि साहब आपको जो टैक्स जमा करा देना है, टीडीएस के प्रावधान कहते हैं कि अगले महीने की 7 तारीख तक आपको टैक्स जमा करा देना है सर। बट जहां पे सेक्शन 194R की बात है और जहां पे बेनिफिट और परक्विजिट इन काइंड है या फिर कैश का कंपोनेंट सफिशिएंट नहीं है, तो वहां पे बेनिफिट और परक्विजिट देने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि टैक्स उसका रिलेवेंट टीडीएस जो है वो जमा हो जाए सर, दैट हैज बीन पेड in respect of the benefit or perquisite. Next proviso कहती है that the provision of this section shall not apply in case of resident where the value or aggregate of value of the benefit or perquisite provided or likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000 rupees. मतलब के सेक्शन की कंप्लायंस का थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है सर? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए से ज्यादा इन अ ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर बेनिफिट और परक्विजिट की वैल्यू एक्सीड होगी तो ही सेक्शन 194 आपको कंप्लाई कर देना है। जैसे ये थ्रेशोल्ड लिमिट हमारे पास लगभग हर सेक्शन में, सेक्शन 194A में है, सेक्शन 194J भी बात करता है, सेक्शन 194I भी बात करता है। तो वैसे ही सेक्शन 194R की थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 रुपीज। हाँ जी, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि 20,000 रुपीज आप कैसे देखेंगे? 1 अप्रैल से चेक करेंगे या फिर 1 जुलाई से चेक करेंगे? यहाँ पे सीबीडीटी ने अपनी गाइडलाइन में एक गाइडलाइन दी है हमें कि कैसे चेक करेंगे, उस पर अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन कहती है दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई। हाँ जी, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, जो छोटे एसएसीज हैं, उनको इस प्रोविजन की कंप्लायंस से बाहर रखा गया है। देखते हैं ये सेक्शन किन persons पे एप्लीकेबल नहीं होता है। दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। सर किस पे अप्लाई नहीं होगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ पे जिनकी सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए तक है फॉर बिजनेस और 50 लाख रुपए तक फॉर प्रोफेशन। इन क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर सेक्शन 194 के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। सर लिमिट जो 1 करोड़ 50 लाख की है वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म का केस है तो ये उन पर एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो 20,000 रुपए से ज्यादा हो। अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने में, इंप्लीमेंट करने में, तो बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेके गाइडलाइंस इशू कर सकता है, जो कि गाइडलाइन अभी हम डिस्कस करेंगे, इशू हुई भी है। जो भी गाइडलाइन बोर्ड इशू करेगा अंडर सबसेक्शन 2, वो जो है उनको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो ले डाउन करनी है। और सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है सबसेक्शन 3 में कि जो गाइडलाइन है ये बाइंडिंग रहेंगी। गाइडलाइन जो है ये बाइंडिंग रहेगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर भी, और वो पर्सन जो बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा है उसके ऊपर भी। बहुत सारे जजमेंट और केस लॉज हमारे पास हैं कि साहब सीबीडीटी का जो सर्कुलर है वो असेसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बट वो टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, वो टैक्स ऑफिसर के ऊपर बाइंडिंग है। बट सर यहाँ पे जो सर्कुलर है वो गाइडलाइंस की बात करता है, और सबसेक्शन 3 जो है इन गाइडलाइंस को मैंडेटरी पावर देता है दैट इट इज टू बी एप्लीकेबल एंड मैंडेटरी फॉर बोथ डिपार्टमेंट एज वेल एज द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द बेनिफिट और परक्विजिट्स। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि person responsible for providing means the person providing such benefit or perquisite, or in case of company the company itself include the principal officer thereof. अब एक कनेक्टिंग सेक्शन है सेक्शन 206AB। ये सेक्शन ये बात करता है कि अगर आपने किसी को बेनिफिट दिया, परक्विजिट दी और वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा की है और आपने उसका 194R में टीडीएस कंप्लाई करना है, तो आपको पैरेलली सेक्शन 206AB भी चेक करना पड़ेगा कि उस पर्सन ने अपने पिछले साल की आईटीआर, जिसकी ड्यू डेट अब एक्सपायर हो चुकी है, वो आईटीआर उसने फाइल करी या नहीं करी। इसके साथ साथ एक और कंडीशन आपको चेक करनी है कि कहीं उसका टीडीएस टीसीएस का टोटल 50,000 रुपए से ज्यादा तो नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो आपको उसका टीडीएस जो है वो डबल रेट से डिडक्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे 194R में 206AB अगर लग गया तो टीडीएस की रेट हो जाएगी सर 20%।
तो यहाँ पे एक पैरेलल सेक्शन 206 ए भी जो है वो भी आपको चेक कर लेना है। अब बात करते हैं अबाउट सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 12/2022 इशूड ऑन 16 जून 2022। सीबीडीटी सर्कुलर जो है वो गाइडलाइंस की बात करता है। सबसेक्शन 3 ने ये बोला है कि जो गाइडलाइंस हैं वो मैंडेटरी हैं, वो गाइडलाइंस जो है वो कंपलसरी हैं, वो एप्लीकेबल होंगी इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर भी और टैक्स पेयर के ऊपर भी। गाइडलाइंस में सबसे पहली गाइडलाइन जो है वो सीबीडीटी हमें देता है दैट is it necessary that the person providing benefit or perquisite needs to check if the amount is taxable under clause 4 of section 28 of the act before deducting tax under section 194R of the act। ये एक कंफ्यूजन था कि क्या, क्योंकि सेक्शन सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जो पर्सन बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव करेगा वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन की एक्सरसाइज में होना चाहिए, मतलब कि वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो क्या हम जब बेनिफिट और परक्विजिट उस पर्सन को देंगे तो क्या हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो पार्ट उसका सेक्शन 28 क्लॉज 4 में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 28 क्लॉज 4 चार्जिंग सेक्शन है, वो बात करता है कि कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव हुई वो पीजीबीपी की इनकम जो है उस पर्सन की मान ली जाएगी। सीबीडीटी गाइडलाइन ये कहती है कि नहीं साहब, आपको ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ सेक्शन में जो है वो लिखा हुआ नहीं है कि आपको रेसिपिएंट के एंगल से उसकी टैक्सेबिलिटी को चेक करना है। ऐसा कुछ भी सेक्शन में कहीं भी मेंशन नहीं है। और यहाँ पे गाइडलाइन इशू करते वक्त जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट का सपोर्ट भी लिया है। That is in the case of Pilcom versus CIT West Bengal, civil appeal number 5749 of 2012, which says that tax is to be deducted under section it is 94D of the act at a specified rate indicated therein, and there is no need to see no need to see the taxability at the rate of taxability in the hands of the non-resident। मतलब कि यहाँ पे सेक्शन 195 का एग्जाम्पल भी जो है सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में दिया है कि इस तरह की बात जो है सेक्शन 195 करता है, बट सेक्शन 194R जो है वो इस तरह की बात नहीं करता। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 194R में जो रेसिपिएंट है, जो पर्सन बेनिफिट रिसीव कर रहा है, उसके लिए उसके हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी सेक्शन 28 में आती है या नहीं आती है, आपको ये चेक करना मैंडेटरी कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करते हैं। इज इट नेसेसरी दैट द बेनिफिट और परक्विजिट मस्ट बी इन काइंड फॉर सेक्शन 194R ऑफ द एक्ट टू ऑपरेट। अभी हमने सेक्शन डिस्कस किया तो नहीं, ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है। सेक्शन 194R जो है वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे अप्लाई हो सकता है, चाहे बेनिफिट और परक्विजिट टोटली इन कैश हो या फिर टोटली इन काइंड हो या फिर पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड हो। तीनों केसेस में सेक्शन 194R के प्रोविजन जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होंगे। सीबीडीटी सर्कुलर हैज क्लैरिफाइड दिस। Is there any requirement to deduct tax under section 194R of the Act when the benefit or perquisite is in the form of capital asset? Yes, ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि जहां पे कैपिटल एसेट जो है वो दी जा रही है एक कंपनी अपने एजेंट को या अपने डीलर को, आप डीलर भी कह सकते हैं क्योंकि इस एजेंट्स डीलर्स जो है इनके ऊपर मेनली ये सेक्शन अब एप्लीकेबल होने वाला है। तो कंपनी अपने डीलर को या एजेंट को जो है वो एक कैपिटल एसेट देती है। क्यों? क्योंकि उस डीलर ने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ टारगेट अचीव किया या कंपनी उसको उसका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसको कोई बेनिफिट या परक्विजिट देना चाहती है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट डीलर है कंपनी के लिए। तो क्या सेक्शन 194R में टीडीएस कंप्लाई होगा या नहीं होगा? ये कंफ्यूजन इसलिए अराइज होता है क्योंकि बहुत सारे जजमेंट ये कहते हैं कि साहब अगर कोई भी कैपिटल रिसीट रिसीव होती है तो उस पे टैक्स नहीं लगता। बट वो एक डिफरेंट कंटेक्स्ट की बात है। यहाँ पे सेक्शन 194R जो है वो सिर्फ बेनिफिट देने की बात करता है। सेक्शन साइलेंट है कि बेनिफिट जो है वो रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा, राइट? जब बेनिफिट पास ऑन होगा दैट इज solely in the form of the benefit, neither in the form of revenue or neither in the form of capital asset। तो उस पे सेक्शन 194R जो है वो आपने कंप्लाई कर देना है। अभी हम रेसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बात हो रही है सेक्शन 194R की एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी।
राइट। कैपिटल नेचर एसेट है या रेवेन्यू नेचर एसेट है, ये डिस्कशन तब इंपॉर्टेंट है जब हम रेसिपिएंट की टैक्सेबिलिटी की बात करें, राइट। तो यहाँ पे डिस्कशन है सेक्शन 194R का टीडीएस कंप्लाई करना है या नहीं करना है। सीबीडीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि चाहे एसेट किसी भी नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल नेचर हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर हो, टीडीएस जो है वो कंप्लाई होगा ही होगा। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कंफ्यूजन सीबीडीटी गाइडलाइन से दूर हुआ सबका, कि क्या सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट्स जो हैं, जो ड्यूरिंग द नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो जो प्रोवाइड की जाती हैं, क्या इस पे भी सेक्शन 194 एप्लीकेबल होगा क्या? क्यों? क्योंकि डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या फिर रिबेट्स, ये भी एक बेनिफिट है जो आप पास ऑन कर रहे हैं। तो क्या इस पे भी सेक्शन 194R एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? ये सीबीडीटी गाइडलाइन में हमें मिला कि इस पे जो है सेक्शन 194R आपको कंप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन जब सेल करता है और उस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, राइट, तो वो सेल जो है वो नेचुरली कम अमाउंट की बुक करेगा, राइट। तो जब सेल कम अमाउंट की है तो उसका प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी एडजस्टेड आएगा, कम आएगा, और उस पर वो कम टैक्स डिस्चार्ज कर देगा। और उधर कॉरेस्पॉन्डिंगली जो रेसिपिएंट है वो परचेज जब बुक करेगा तो वो एक्चुअल अमाउंट पे परचेज बुक करेगा, तो वहां पे परचेज नेचुरली कम बुक होगी, परचेज कम बुक होगी तो प्रॉफिट एडजस्टेड आएगा, ज्यादा आएगा, तो गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट टैक्स जो है यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद सेल और परचेज वेरीफाई करने के बहुत सारे ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जीएसटी का डेटा भी जो है हमारे 26A AIS TIS में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सेल और परचेज मैनिपुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट नाउ, राइट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट और रिबेट्स पे जो है सेक्शन 194R जो है आपको कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे एक बहुत सारे प्रोफेशनल फोरम्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है और एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि जब बैंक अपना एक लोन किसी दूसरे बैंक को या फिर किसी एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी को देगी, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस का लोन अमाउंट बैंक की बुक्स में है और वो उस लोन को बेच देती है किसी और बैंक को या फिर अपनी एआरसी को, तो वो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी उस लोन को लेती है फॉर एग्जांपल 40 या 45 लाख रुपीस में। तो यहाँ पे जो है वो कम अमाउंट, एक डिस्काउंटेड अमाउंट जो है उसको दिया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बेनिफिट पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये एक नेचुरल ट्रेड है, प्रैक्टिस है बैंक की, तो यहाँ पे भी इट इज अ काइंड और सोर्स ऑफ डिस्काउंट। तो ये ट्रांजैक्शन भी इस गाइडलाइन की वजह से यहाँ से बाहर जा सकती है, प्रोवाइडेड यहाँ पे मैटर करते हैं कि अंडर व्हाट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस बैंक इज गिविंग द लोन टू द और सेलिंग द लोन एसेट टू द अदर बैंक। सीबीडीटी गाइडलाइन कहती है कि सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल होगा जहां पे कोई भी पर्सन किसी को इंसेंटिव देता है डिस्काउंट रिबेट के अलावा, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड। वो किस तरीके से हो सकते हैं? एक कार भी दी जा सकती है, टेलीविजन दिया जा सकता है, लैपटॉप दिया जा सकता है, आईपैड दिया जा सकता है, कंप्यूटर दिया जा सकता है, गोल्ड कॉइन, मोबाइल फोन, एटसेट्रा, राइट। When a person sponsors a trip for the recipient and his relative upon achieving certain targets, कंपनी ने एक फॉर एग्जाम्पल एक हिल स्टेशन पे अपने सारे एजेंट्स और डीलर्स को बुलाया, एनुअल सेल्स मीटिंग कराई गई। एनुअल सेल्स मीटिंग थी साहब 1 दिन की, पर उन सबको उस रिजॉर्ट में, इट्स अ वेरी लाविश एंड अ वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, इन दैट रिजॉर्ट दे offered stay of additional 2 days. So here in this case also section 194R is applicable. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक बेनिफिट जो है वो पास ऑन कर रहे हैं। हाँ, अगर वो मीटिंग, वो सेमिनार या वो कॉन्फ्रेंस सिर्फ उस पर्टिकुलर एजेंडा पे शुरू होके एजेंडा पे ही खत्म हो जाए, कोई एडिशनल बेनिफिट या लेजर कंपोनेंट आप अपने डीलर या एजेंट को नहीं दे रहे हैं, तो सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। When a person provides free ticket for an event, जब कोई पर्सन
अपने एजेंट्स को, डीलर्स को फ्री टिकट देता है किसी भी इवेंट के, तो यहाँ पे 194R जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। When a person gives medical samples free to medical practitioners, हाँ जी, ये भी एक बहुत प्रेवेलेंट प्रैक्टिस है मार्केट में। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, हॉस्पिटल्स को जो है वो फ्री सैंपल्स देते हैं, इक्विपमेंट्स देते हैं, मेडिकल किट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब भी इस तरीके के सैंपल्स दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द कंपनी टू द मेडिकल प्रोफेशनल, सेक्शन 194R वुड कम इनटू एक्शन। सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। The provision of section 194R the act shall not apply if the benefit or perquisite is being provided to a government entity like government hospital not carrying on business or profession। कोई भी बेनिफिट अगर किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी को दिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, या फिर वो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इनके ऊपर सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस या प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। और सेक्शन 194R की एप्लीकेबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है कि जो रेसिपिएंट है वो उसके बिजनेस और प्रोफेशन से कनेक्टेड बेनिफिट या परक्विजिट होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, या वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई स्कूल हो गवर्नमेंट का, कोई भी बेनिफिट उनको मिलता है, वो कोई भी दे रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन 194 एप्लीकेबल जो है वो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी CSR स्पेंडिंग होगी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, आप कोई भी अमाउंट डोनेट कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर, तो आपको सेक्शन 194 पे TDS कंप्लाई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस तरह के डिपार्टमेंट जो है वो ना तो बिजनेस में इन्वॉल्व है ना प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। अभी नेक्स्ट गाइडलाइन जो CBDT सर्कुलर से हमें मिलती है फॉर सेक्शन 194R इज दैट हाउ इज द वैल्यूएशन ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, के बेनिफिट जो है वो किस तरीके से वैल्यू किया जाएगा, व्हाट शुड बी द वैल्यूएशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे वैल्यूएशन प्रिंसिपल में एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जो है CBDT गाइडलाइन ये कहती है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है बेनिफिट या परक्विजिट की, वो उस पे बेस्ड होगा वैल्यूएशन। मतलब कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपने कंसिडर कर लेनी है, बट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में गाइडलाइन हमें बताती है। वो स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो ये है कि अगर बेनिफिट या परक्विजिट जो है वो आपने देने से पहले जस्ट परचेज की है या एक्वायर की है, तो उसकी परचेज प्राइस या एक्वायर्ड प्राइस जो है वो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। व्हाई वैल्यूएशन हियर इज इंपॉर्टेंट? वैल्यूएशन हियर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द अमाउंट ऑफ द TDS will solely depend on the value of the perquisite. For example, if the value is 55,000 rupees, then the TDS is at the rate 10%, that is 5,500 rupees. तो यहाँ पे वैल्यूएशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आपको वैल्यूएशन जो है वो कंप्लाई करनी है आप, और प्रॉपर वैल्यूएशन जो है वो होना चाहिए, अदरवाइज शॉर्ट डिडक्शन का केस जो है वो आपके ऊपर बन सकता है TDS में। तो अगर कोई एसेट जो है वो आपने देने से पहले एज अ बेनिफिट एक्वायर की है, तो जिस वैल्यू पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया था उस वैल्यू को जो है आप वो TDS के लिए वैल्यूएशन मान ले। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने खुद मैन्युफैक्चर किया आइटम और अपने एजेंट को या कमीशन को, अपने एजेंट को या डीलर को वो आइटम जो है उसने दिया, तो क्या वैल्यू जो है वो ली जाएगी। अब यहाँ पे दो सवाल खड़े होते हैं कि मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट आप लेंगे या फिर वो मैन्युफैक्चरर अगर उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को बेचता, जो उससे वैल्यू उसको मिलती वो वाली वैल्यू आप लेंगे। तो लॉजिकली सेकंड वन इज करेक्ट। अगर मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचता है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और जो अमाउंट उससे उसको रिसीव होता, दैट हैज टू बी द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट, और इस वैल्यू पे जो है वो आपको TDS कंप्लाई कर देना है। CBDT ये भी क्लैरिफाई करती है कि
अभी आपको जीएसटी का कंपोनेंट वैल्यूएशन में कंसिडर करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे हमारे पास और भी काफी सारे सर्कुलर्स हैं और मेजॉरिटी ऑफ द सर्कुलर्स यही कहते हैं कि अगर आपने टीडीएस कंप्लाई करना है तो आपको जीएसटी का कंपोनेंट जो है वो वैल्यूएशन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, राइट। It is further clarified that GST will not be included for the purpose of valuation of benefit or perquisite for TDS under section 194R of the Act. Here we are not discussing the TDS impact. कि अगर benefit perquisite है तो TDS लगेगा या नहीं लगेगा. That is altogether the chapter of indirect taxation. We are only discussing here is the aspects of the direct taxes, especially section 194R. तो सेक्शन 194R में सीबीडीटी की गाइडलाइन बिल्कुल क्लियर है कि अगर 1 लाख रुपए की एसेट है उस पर 18% का जीएसटी है, 1,18,000 रुपए का बेनिफिट आप दे रहे हैं, तो वैल्यूएशन में जो है आपको जीएसटी का वैल्यू जो है वो कंसिडर नहीं करना है एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस, राइट। अब बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की। आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफी सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो यूट्यूब पे एक्टिव होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को ड्यूरिंग द वीडियो यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है उनके वीडियो के कंटेंट में, उनके वीडियोस में जो है उन प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी ऑडियंस से कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट के रिव्यूज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का जो आउटरीच है, जो पेनिट्रेशन है मार्केट में, वो बढ़ता है। तो जब भी मैन्युफैक्चरर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को वो प्रोडक्ट देगा तो क्या सेक्शन 194 एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? बहुत सारी क्वेरीज जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की आई कि सर हमें बता दीजिए कि क्या 194R में वो कंपनी कह रही है कि हम आपका टीडीएस काटेंगे, तो क्या हम कटवाएं, क्या उनको बोलें कि हमारा टीडीएस नहीं कटे? तो यहाँ पे भी सीबीडीटी ने गाइडलाइन इशू की है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया, उसको अनबॉक्स किया, ऑडियंस को ये बताया कि उसको यूज कैसे करना है, उसका रिव्यू दिया ऑडियंस को, और वीडियो बनाने के बाद उसने वो प्रोडक्ट कंपनी को वापस लौटा दिया, तो सर सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा, टीडीएस कंपनी को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट केस, प्रोडक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दिया, उसने अनबॉक्स किया, रिव्यूज दिए, यूज बताया, उस पर वीडियो क्रिएट किया, वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद उसने वो प्रोडक्ट अपने पास रिटेन कर लिया। कंपनी ने बोला यू कीप द प्रोडक्ट, वी आर गिफ्टिंग यू दिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई नया लैपटॉप है और कोई डिजिटल या फिर कोई टेक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने उसकी अनबॉक्सिंग की, उसके फीचर्स बताए, उसके रिव्यूज दिए, कंपनी ने बोला दैट they take it as a gift from our side, right, and retain it। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने वो प्रोडक्ट रिटेन कर लिया तो यहाँ पे सेक्शन 194R जो है वो बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाएगा। सर यहाँ पे सेक्शन 194R लाने का भी जो है एक ये बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि इम्पोर्टेंटली जब भी कंपनी या पर्सन जो है ये इस तरीके के नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है अपने एजेंट्स को, अपने डीलर्स को या फिर अपने बिजनेस पार्टनर्स को जब भी कंपनीज देती थी, तो ये लोग अपने पीएनएल में उसका एक्सपेंस तो बुक कर लेते थे, मतलब उसका टैक्स बेनिफिट तो उन्होंने ले लिया, बट जो पर्सन उनको रिसीव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपने एजेंट को बोला कि वी आर गिविंग यू फॉरेन ट्रिप ऑफ बैंकॉक एंड थाईलैंड, हम दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जाइए घूम के आइए। तो कभी भी वो एजेंट और डीलर जो है अपनी इनकम में उस ट्रिप का जो अमाउंट है वो एज अ बिजनेस इनकम डिक्लेयर नहीं करता था सर। तो यहाँ पे सीधा सीधा टैक्स लॉस है गवर्नमेंट को। एक तरफ कंपनी एक्सपेंस भी क्लेम कर रही है, दूसरी तरफ जो डीलर है उसको अपनी बिजनेस इनकम दिखानी चाहिए, वो इनकम भी नहीं दिखा रहा है। और इस पूरी चोरी को रोकने का कोई मैकेनिज्म गवर्नमेंट को के पास नहीं है, क्योंकि टीडीएस नहीं है, तो ट्रांजैक्शन मैपिंग से बाहर जा रही है। जब स्क्रूटनी आती है, जब फैक्ट्स आते हैं सामने टेबल पे, तब ऑफिसर को पता लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ भी हुआ है, तब वो उनसे डिमांड लेता है, टैक्स लेता है। देयर आर वेरी फ्यू केसेस व्हिच आर इन स्क्रूटनी इन कंपैरिजन टू द आईटीआर फाइल। So this is also one of the logic that why we have sections like 194R with us. So this is also important. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस में अगर प्रोडक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रिटेन कर रहा है तो ही टीडीएस कंप्लाई होगा, अदरवाइज टीडीएस कंप्लाई नहीं होगा।
रिम्बर्समेंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी सीबीडीटी ने हमें गाइडलाइन दी है, वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस incurred by service provider in the course of rendering services is benefit or perquisite. गाइडलाइन ये कहती है कि any expenditure which is the liability of a person carrying out business or profession if made by the other person is in effect a benefit or a perquisite provided by the second person to the first person in the course of business or profession. अगर कोई रिम्बर्समेंट होना है और वो लाइबिलिटी जो है उस पर्सन की है बट उसको रिम्बर्स कोई और कर रहा है, तो ये सीधा सीधा जो है वो बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। तो अगर बेनिफिट पास ऑन हो रहा है तो सेक्शन 194R जो है इस केस में कंप्लाई होना ही होना है, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस जो है वो अराइज हो सकते हैं कि साहब फॉर एग्जांपल एक कंसल्टेंट है जो होटल में जिसने स्टे किया और जिस कंपनी को उसने कंसल्टेंसी देनी है उस कंपनी ने उसको उसका अमाउंट रिम्बर्स कर दिया, तो यहाँ पे एक्चुअल में स्टे का एक्सपेंस तो उस कंसल्टेंट का है पर उसको रिम्बर्स कंपनी कर रही है, तो इट इज आल्सो अ बेनिफिट एंड इट अट्रैक्ट सेक्शन 194R एज वेल। अगर यहाँ पे जो इनवॉइसिंग है वो उस कंसल्टेंट के नाम पे ही हो रही है, होटल का बिल जो है वो कंसल्टेंट के नाम पे ही इशू हो रहा है और कंसल्टेंट फिर कंपनी से एक्सपेंस क्लेम कर लेता है और कंपनी उसको एक्सपेंस जो है वो दे देती है, तो यहाँ पे अगर इनवॉइस जो है वो कंसल्टेंट के नाम पे कंपनी रिम्बर्स कर रही है तो यहाँ पे 194 एप्लीकेबल है। और यहाँ पे अगर इनवॉइस कंपनी के नाम पे इशू वो करवा रहा है और कंपनी डायरेक्ट होटल को पेमेंट कर देती है फॉर द स्टे, तो यहाँ पे ये इस ट्रांजैक्शन को सेक्शन 194R के दायरे से जो है वो बाहर ले जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डायरेक्ट उसका होटल का एक्सपेंस पे कर दिया और क्योंकि वो कंसल्ट भी कंपनी को ही कर रहा है, सो इट इज इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कंपनी को उसका एक्सपेंस का डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा और सेक्शन 194R जो है वो कंप्लाई करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अब डीलर कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स की बात करते हैं। इफ देयर इज अ डीलर कॉन्फ्रेंस टू एडुकेट द डीलर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, तो क्या वो बेनिफिट और परक्विजिट के दायरे में आता है? यहाँ पे सीबीडीटी गाइडलाइन ये कहती है such conferences must not be in the nature of incentive benefit to select dealers customers who have achieved the particular targets। मतलब कि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस गाइडलाइन ये कहती है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस अगर आपने डीलर को अप्रिशिएट करने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, बेनिफिट देने के लिए दी है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट बिजनेस एजेंडा उसमें मीट आउट हो जाता है, कोई लेजर कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी बेनिफिट और परक्विजिट जो है वो पास ऑन नहीं होता है, तो 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। But further in the following cases, the expenditure would be considered as benefit or perquisite for the purpose of section 194R of the Act। कौन कौन से केसेस हैं जो जिसमें सेक्शन 194R जो है वो अट्रैक्ट होगा? सबसे पहला केस, एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। Expense attributable to leisure trip or leisure component even if it is incidental to the dealer business conference। सर वो एक्सपेंस जो लेजर ट्रिप और लेजर कंपोनेंट में है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी, अपने सारे एजेंट्स को, अपने डीलर्स को बुलाया वहां पे, फॉर एग्जांपल आपने कॉन्फ्रेंस रखी इधर ही कोटा के नजदीक में है रणथंबोर में। अभी रणथंबोर सेंचुरी भी आपने उसमें क्लब कर दी कि नेक्स्ट डे सब लोग रणथंबोर सेंचुरी घूमने जाएंगे, तो यहाँ पे सर एक लेजर कंपोनेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेक्शन 194R का टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फैमिली मेंबर्स अकम्पनाइंग द मेंबर अटेंडिंग डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अभी कंपनी ने बोला अपने डीलर्स को, अपने एजेंट्स को कि यू आर अलाउड टू कम विद योर फैमिली मेंबर्स। अब यू कैन कम विद योर स्पाउस, विद योर चाइल्ड, यू कैन कम विद योर पेरेंट्स। अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे क्लियरली लेजर कंपोनेंट जो है वो इन्वॉल्व है, बेनिफिट एक्सटेंशन है टू द फैमिली मेंबर्स, तो सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा। अब सर यहाँ पे ना एक बात ये आती है, अगर बहुत माइन्यूटली आप इस गाइडलाइन को ऑब्जर्व करें तो, कि
अभी फैमिली मेंबर जा रहा है और फैमिली मेंबर एक दूसरे रूम में स्टे कर रहा है, पर फैमिली मेंबर का ये नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन की एक्सरसाइज तो है नहीं, राइट। बट क्योंकि वो फैमिली मेंबर कनेक्टेड है उस एजेंट से, राइट, तो सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। बट अगर आप उस फैमिली मेंबर को सोलली देखेंगे तो ये कहीं भी उसके बिजनेस का या प्रोफेशन का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि वो अपने दूसरे फैमिली मेंबर के साथ जा रहा है तो उसके ऊपर सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन पार्टिसिपेंट्स ऑफ डीलर बिजनेस कॉन्फ्रेंस फॉर डेज विच आर ऑन अकाउंट ऑफ प्रायर स्टे और स्टे बियॉन्ड द डेट ऑफ सच कॉन्फ्रेंस। अब कंपनी कहती है यू कम विद द फैमिली, business conference is of 1 day but you are allowed to stay for additional 2 days with your family in that particular resort. If it is a case, तो यहाँ पे एक लेजर कंपोनेंट जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है, तो सेक्शन 194R में टीडीएस जो है वो कंप्लाई आपको बिल्कुल कर देना है। Section 194R provides that if the benefit or oblique perquisite is in kind or partly in kind and cash is not the sufficient to meet the TDS, then the person responsible for providing such benefit or perquisite is required to ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of the benefit or perquisite. Before releasing the benefit or perquisite, how can such person be satisfied that tax has been deposited? सर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जहां पे बेनिफिट जो है वो इन काइंड दिया जा रहा है। अब इन काइंड है तो टीडीएस कैसे कंप्लाई होगा, क्योंकि इन काइंड में आप जो है टैक्स का पार्ट काट नहीं सकते, पे नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स इन काइंड में लेगी नहीं, गवर्नमेंट को तो कैश चाहिए टैक्स लेने के लिए। देन हाउ दिस कंडीशन नीड्स टू बी कंप्लाइड। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अपने एजेंट को कार दे रही है क्योंकि उसने कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव किया, या उसको इंसेंटिव देने के लिए, या उसको मोटिवेट करने के लिए, या फिर उसका जो है वो कंपनी में रिटेंशन बढ़ाने के लिए कि वो छोड़ के और कहीं ना चले जाए, कुड बी एनी रीजन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर ये है, सबसे पहला तो कि जो टैक्स है वो पे हो जाना चाहिए। सर डिडक्ट की बात नहीं कर रहे हम, जो डिडक्ट हुआ है वो पे हो जाना चाहिए बेनिफिट रिलीज करने से पहले। नॉर्मल टीडीएस के सेक्शन ये कहते हैं कि टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए और पे कर देना है 7 तारीख से पहले अगले महीने की। बट ये सेक्शन जो है वो एक यूनिक बात करता है कि आपको बेनिफिट रिलीज करने से पहले जो है वो टीडीएस पे कर देना है, या फिर ये इंश्योर कर लेना है कि टीडीएस जो है वो पे हो चुका है। तो यहाँ पे सीबीडीटी ने जो है वो 2 ऑप्शंस दिए हैं, देखते हैं वो क्या है ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि if a person is providing benefit in kind to a recipient and tax is required to be deducted under section 194R, the person is required to ensure that tax required to be deducted has been paid by the recipient. Such recipient would have paid the tax in the form of advance tax. हाँ जी, जो रेसिपिएंट है, जो एजेंट कार ले रहा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की कार है, तो वो अपनी इनकम में 10 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ कार ऐड करेगा और उसकी वजह से जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर आएगी उस एडवांस टैक्स को जमा कराएगा और कंपनी को उस एडवांस टैक्स का चालान सबमिट करेगा अलोंग विद द डिक्लेरेशन कि ये एडवांस टैक्स मैंने जमा करवा दिया है और मैं जब मेरी रिटर्न फाइल करूंगा तो इस बेनिफिट का मैं इनकम शो करूंगा और इस एडवांस टैक्स का मैं मेरी आईटीआर में रिफंड क्लेम नहीं करूंगा। ये डिक्लेरेशन अगर वो दे देता है तब जाके कंपनी उसको कार की चाबियां हैंडओवर कर दे। दिस इज द प्रोसीजर डिफाइंड बाय दिस सीबीडीटी गाइडलाइन वेयरएवर द बेनिफिट इज इन काइंड। So this would be then required to be reported. अब ये रिपोर्टिंग जो है वो टीडीएस रिटर्न में किस तरीके से होगी, along with the चालान नंबर ऑफ द एडवांस टैक्स चालान 26Q फॉर्म जो है वो अकॉर्डिंगली मॉडिफाई किया जाएगा इस तरह की ट्रांजैक्शंस को अकोमोडेट करने के लिए, ताकि जो रेसिपिएंट है बेनिफिट का
जिस पर्सन को बेनिफिट मिला वो अपनी रिटर्न भरते वक्त जो है इसका रिफंड क्लेम ना कर ले, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो फॉर्म 26Q जो है वो भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिए जाएंगे इस तरह की ट्रांजैक्शन को अकोमोडेट करने के लिए। ये था पहला ऑप्शन जहां पे बेनिफिट जो है वो इन काइंड है, जहां पे बेनिफिट जो है वो इन काइंड है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो सीबीडीटी गाइडलाइन ये कहती है कि 10 लाख रुपए की अगर कार है और उस पे जो टीडीएस का अमाउंट है वो भी अगर कंपनी ही दे रही है तो आप वैल्यू ऑफ कार और टीडीएस के अमाउंट को भी उसमें जोड़ दीजिए। सो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द बेनिफिट, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द बेनिफिट दैट यू आर गिविंग टू द एजेंट और कमीशन और योर डीलर। So this is the total amount of the benefit that includes the value of the car as well as the value of the TDS that the company is paying to the agent or to the dealer. तो इन दोनों की वैल्यू को जब आप क्लब करेंगे तो आपकी आएगी टोटल वैल्यू ऑफ द बेनिफिट दैट यू आर गिविंग टू द डीलर और द एजेंट। तो इस वैल्यू को जो है वो आप कंबाइन करके वैल्यू ऑफ बेनिफिट माने एंड ये ट्रीट करें दैट दिस इज द 90% ऑफ दैट वैल्यू और 10% उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप जो है वो टीडीएस जमा करवा दें। मतलब कि ग्रॉसिंग अप प्रोविजन जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको ये ट्रांजैक्शन जो है वो फॉर्म 26Q में जो है वो एप्लीकेबल जो है वो शो कर देनी है ताकि उधर रेसिपिएंट के फॉर्म 26A में ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट हो जाए। अब साहब सेक्शन 194R जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो 1 जुलाई से है। तो जो 20,000 रुपए की लिमिट है वो कैसे चेक की जाएगी? 1 अप्रैल से चेक की जाएगी या फिर 1 जुलाई से चेक की जाएगी? सीबीडीटी गाइडलाइन ये बिल्कुल क्लियरली बताती है कि ये आपको जो 20,000 का जो थ्रेशोल्ड है, 20,000 की जो लिमिट है, ये आपको चेक करनी है फ्रॉम 1 अप्रैल। बट 1 अप्रैल से 30 जून के बीच में जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट है उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। 1 जुलाई या उसके बाद से जो बेनिफिट आपने दिए हैं उस पर आपको टीडीएस कंप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू ऑफ बेनिफिट 1 अप्रैल से 30 जून तक 50,000 रुपए है तो जैसे ही आप नेक्स्ट बेनिफिट देंगे 1 जुलाई से या उसके बाद, उस पहली ट्रांजैक्शन पे ही आपको टीडीएस कंप्लाई कर देना है। बट उसके पहले जो आप एक्सेस में 20,000 रुपए दे चुके हो बेनिफिट के, उस पे आपको टीडीएस कंप्लाई करना की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस पे आपको टीडीएस कंप्लाई नहीं करना है। टीडीएस कंप्लाई सिर्फ होगा 1 जुलाई उसके बाद की ट्रांजैक्शंस पे। उसके पहले की जो ट्रांजैक्शंस है उस पे टीडीएस आपको कंप्लाई नहीं करना है। बट जो थ्रेशोल्ड चेक होगा वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का चेक होगा, मतलब कि वो चेक करना है आपको 1 अप्रैल से, राइट। तो ये कहता है हमारा सीबीडीटी सर्कुलर। अब बात करते हैं सेक्शन 194S की। यस, सेक्शन 194S जो बात करता है टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। हाँ जी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है वो अभी इसी फाइनेंस एक्ट 2022 में जो है वो टैक्सेशन के दायरे में लाई गई। इनकम टैक्स में बड़ी बेरहमी से टैक्स लगाया गया इन ट्रांजैक्शंस पे, लाइक इनकम फ्रॉम विनिंग, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। इसी कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस पे जो है वो टैक्स लगाया गया। सेक्शन 194S जो है उसके रिलेवेंट टीडीएस की बात करता है। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उसके ट्रांसफर पे जो गेन अट्रैक्ट होगा वो टैक्सेबल होगा, आई गेस अंडर सेक्शन 115 BBH at the rate of 30% flat. No slab, no 80C, no set off, right, from other virtual digital asset. अगर एक में लॉस है एक में प्रॉफिट है तो आप इन दोनों को सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्सेशन आ चुकी थी तो गवर्नमेंट वांट अ मैकेनिज्म टू मैप दीज ट्रांजैक्शंस, राइट। क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट है, किसी का भी कंट्रोल ट्रांजैक्शंस के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये ट्रांजैक्शंस की मैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है वो अभी अंडर फुल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का इस पे कोई जिसको आप कह सकते हैं कोई सुपरविजन या कंट्रोलिंग नहीं है। एक्सचेंज है बीच में, एक्सचेंज इंडिया में, बाहर है, किसी को भी नहीं पता।
कौन सी डिजिटल एसेट ट्रेड हो रही है ये भी किसी को नहीं पता, केवाईसी कंप्लाई होती है या नहीं होती ये भी किसी को नहीं पता. सो गवर्नमेंट वांट्स अ मैकेनिज्म टू टैक्स दीज ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समय था जब लोगों को विंडफॉल गेन्स हुए. अब क्योंकि विंडफॉल गेन्स हुए तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी टैक्सेशन में कि एक सेलर तो उसको अपने कैपिटल गेन में ले जा रहा है, एक सेलर जो है वो उसको अपनी अदर सोर्स की इनकम में ले जा रहा है, एक सेलर ऐसा भी है जो उसको कहीं भी नहीं दिखा रहा. क्यों? क्योंकि टैक्स में स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. सो इस फाइनेंस एक्ट 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में टैक्सेशन का सेक्शन भी हमारे पास है, उसका रिलेवेंट टीडीएस का सेक्शन भी हमारे पास है. तो हम अभी बात करने वाले हैं उसके रिलेवेंट टीडीएस के सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 194S. जब तक सीबीडीटी की गाइडलाइन नहीं आई थी तब तक ये मुझे ऐसा लग रहा था कि सेक्शन 1 जुलाई से तो एप्लीकेबल नहीं होने वाला है, बट 1 जुलाई के कुछ ही दिन पहले तक जो है वो सीबीडीटी गाइडलाइंस जो है वो इशू कर दी गई, तो सेक्शन की इफेक्टिव डेट जो है वो आगे नहीं शिफ्ट हुई है. सेक्शन 194S में टीडीएस जो है वो आपको कंप्लाई कर देना है एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022. न्यूली इंसर्टेड सेक्शन है इन फाइनेंस एक्ट 2022. तो आइए बात करते हैं सेक्शन 194S के बारे में. सेक्शन 194S आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं मैं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का बायर है और एक सेलर है. बायर ने वर्चुअल डिजिटल एसेट बाय करनी है और सेलर ने वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल करनी है. अभी बायर जो है वो सेलर को पैसे देगा, तो नॉर्मल सी बात है टीडीएस के प्रोविजन में जो बायर है वो उसका टीडीएस काट लेगा और जो बचा हुआ अमाउंट है वो सेलर को पे कर देगा और जो टीडीएस का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा एज अ टीडीएस. और सेलर के 26A CIS TIS में वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो सेलर को अपना जो प्रॉफिट है, जो गेन है ऑन सेल ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, वो दिखाना ही दिखाना पड़ेगा. अब वो यहां से इस ट्रांजैक्शन से एस्केप नहीं कर सकता, राइट? तो ये एक लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 194S का. अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन लेने और देने की बात होती है. तो जो भी पर्सन कंसिडरेशन देगा दैट इज अ पर्सन इज अ बायर, राइट? सो बायर नीड्स टू कंप्लाई द टीडीएस. बायर ने टीडीएस डिडक्ट कर देना है, सेलर से पैन कार्ड ले लेना है, उसके पैन पे उस टीडीएस को जो है वो दिखा देना है बाय फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न्स. सेक्शन की टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं. सब सेक्शन 1 हम पढ़ रहे हैं. एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेजिडेंट. यहां पर भी सर रेजिडेंट लिखा हुआ है क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी सेक्शन 195 है. एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी रेजिडेंट एनी सम बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ अ वर्चुअल डिजिटल एसेट shall at the time of credit of such sum to the account of the resident or at the time of payment, whichever is earlier, deduct an amount equal to 1% of such sum as income tax thereon, right? तो यहाँ पे रेट ऑफ टीडीएस कितनी है 194S में, दैट इज 1%. 194R में कितनी है 10%. Provided that in a case where the consideration for transfer of virtual digital asset is, अब बात कर रहे हैं जहां पे कंसिडरेशन जो है साहब वो कैश में नहीं है या फिर कैश का कंपोनेंट सफिशिएंट नहीं है या फिर पार्टली इन कैश है और पार्टली इन काइंड है. Where the consideration for transfer of virtual digital asset is wholly in kind or in exchange of another virtual digital asset where there is no part involved in cash. जहां पे virtual digital asset जो है उस एसेट में जो है वो एक्सचेंज हो रहा है. जैसे मैंने एक वर्चुअल डिजिटल एसेट बेची तो उसके बदले में कैश ना लेके दूसरी वर्चुअल डिजिटल एसेट ले ली, राइट? उस पे कैसे होगा? Partly in cash and partly in kind, but the part in the cash is not sufficient to meet the liability or deduction of tax in respect of whole of such transfer. The person responsible for paying such consideration shall, before releasing the consideration, ensure that the tax required to be deducted has been paid. Sir, the tax required to be deducted has been paid in respect of such consideration for the transfer of virtual digital asset. Section 194R की तरह Section 194S is also worded in the same manner कि जहां पर
जो कंसिडरेशन है वो कैश में है पर कैश का कंपोनेंट उतना नहीं है, या फिर फुली इन काइंड है, तो इस केस में जो पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है उसको ये इंश्योर कर लेना है बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन के साथ जो टीडीएस है वो जमा हो जाए। वैसे तो नॉर्मल टीडीएस के सेक्शन कहते हैं कि साहब अगले महीने की 7 तारीख तक टीडीएस जमा करवा देना, बट पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर के समय पे टीडीएस डिडक्ट कर लेना। बट यहाँ पे इन काइंड का केस है तो आपने पेमेंट इंश्योर कर लेना है बिफोर रिलीजिंग द वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन में आपको बता देता हूँ लेमन लैंग्वेज में, इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनके पिछले साल में बिजनेस रिसीट्स सेल्स 1 करोड़ तक और प्रोफेशन 50 लाख तक है, और या फिर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी कोई बिजनेस इनकम ही नहीं है, उनको स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में डाला गया है। मतलब कि छोटे टैक्स पेयर, स्पेशली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, राइट। तो सेक्शन 194S के लिए इन स्पेसिफाइड पर्संस पे सेक्शन 203A और 206AB जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। 203A क्या बात करता है? 203A बात करता है ऑब्टेनिंग ऑफ टैन, राइट, जिससे हम टीडीएस की कंप्लायंस करते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअल और एचएफ है जिसने वीडीए खरीदना है तो उसको टैन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरीके से हम टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंप्लायंस करते हैं 50 लाख से ऊपर की सेक्शन 194IA में, जहां पे हमारे पास एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी एक स्पेसिफाइड फॉर्म जो है वो ला दिया जाएगा, वो पोर्टल पे होस्ट कर दिया जाएगा। तो उस फॉर्म को यूज करके स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो कंप्लायंस कर सकता है। सो सेक्शन 203A जो है वो अप्लाई नहीं होंगे, मतलब कि टैन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसको नहीं है? स्पेसिफाइड पर्सन को, बाकी सबको तो लेना ही पड़ेगा, राइट। 206AB जो है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो आपको ये चेक नहीं करना है कि उन्होंने पिछले साल का रिटर्न भरा या नहीं भरा, या फिर उनके और इसके साथ साथ उनके टीडीएस का टोटल 50,000 से ज्यादा है या नहीं है। मतलब कि डबल रेट से टीडीएस आपको डिडक्ट नहीं करना है। सबसेक्शन 3 ये कहता है notwithstanding anything contained in subsection 1, no tax shall be deducted in a case where the consideration is payable by a specified person and the value or aggregate value of such consideration does not exceed 50,000 rupees during the financial year। मतलब के अगर इस पे है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपीज। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10,000 रुपीज, राइट। नॉन स्पेसिफाइड पर्सन मतलब अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और इंडिविजुअल और एचयूएफ भी नॉन स्पेसिफाइड बन जाएंगे अगर पिछले साल 1 करोड़ से ज्यादा की बिजनेस सेल है और प्रोफेशन 50 लाख से ज्यादा किया है तो ग्रॉस रिसीट्स। 194R में जो है वो एक अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 2 है, 50,000 और 10,000। Notwithstanding anything contained in section 194O in respect of transaction to which the provision of the said sections are also applicable along with the provision of this section, then the tax shall be deducted under subsection 1। अब सर सेक्शन 194O बात करता है टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर की, राइट। अब जब आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और बिटकॉइन और एनएफटीज नॉन फंजिबल टोकन्स का ट्रेड अगर आपने प्रैक्टिकली कभी किया हो तो ना ये बिना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संभव ही नहीं है सर, क्योंकि ये वर्चुअल एसेट्स हैं, ये वर्चुअल करेंसी है, ये वर्चुअल जिसको आप कह सकते हैं वर्चुअल फॉर्म में है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पे होस्टेड है। तो ये होनी प्लेटफॉर्म पे ही है डिजिटली। तो ऐसा लगता है कि शायद सेक्शन 194O भी एप्लीकेबल हो जाए। तो यहाँ पे सबसेक्शन 4 जो है वो हमें ये क्लैरिटी देता है कि अगर सेक्शन 194S में आपने टीडीएस कर दिया है तो आपको सेक्शन 194O में टीडीएस कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है।
टीडीएस सेक्शन में ये बिल्कुल clear principle है that specific prevails over the general. When you have a specific section for TDS compliance, then you should always deduct TDS under that specific section. Explanation बताती है कि साहब specified person क्या होंगे. मैंने बताया आपको वो इंडिविजुअल और HUF जिनके पिछले साल बिजनेस की रिसीट्स 1 करोड़ तक है और प्रोफेशन की रिसीट जो है वो 50 लाख रुपए तक है, और वो इंडिविजुअल और HUF जिनकी कोई इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है. ये कैटेगरी है हमारी स्पेसिफाइड पर्सन की. इस सेक्शन में ना स्पेसिफाइड पर्संस के कई सारे बेनिफिट्स जो हैं वो दिए गए हैं. एक तो स्पेसिफाइड पर्सन का थ्रेशोल्ड वो ज्यादा है, दैट इज 50,000 रुपीज, जो हमने अभी यहाँ देखा सेक्शन 3 क्लॉज ए में. और स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर सेक्शन 203 ए और 206 ए बी एप्लीकेबल नहीं होंगे. मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को टैन लेने की जरूरत नहीं है. अभी एक इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट हुआ जब फाइनेंस बिल प्रपोज किया गया और जब फाइनेंस एक्ट पास हुआ लोकसभा में, तो इन दोनों के दौरान भी जो जब इस सेक्शन ने सफर तय किया तो इन दोनों के जर्नी के दौरान भी जो है सेक्शन 194S में एट द टाइम ऑफ अप्रूवल ऑफ द बिल इन द लोकसभा देयर आर सम अमेंडमेंट्स दैट सबसेक्शन 8 has been omitted and subsection 4 is substituted with the exact language used in omitted subsection 8. In other words, propose subsection 8 substitute subsection 4. Thereby, if a transaction के अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रांजैक्शन होनी है तो टीडीएस कंप्लाई सेक्शन 194S में तो होगा, और ये भी क्लियर है कि 194S में हो गया तो 194O में नहीं होगा. और ये भी क्लियर है सर कि 194 की किसी और कैटेगरी में हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, पता है मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. If an architect receives Bitcoin from his clients as consideration for services, एक आर्किटेक्ट ने साहब अपने क्लाइंट के लिए एक डिजाइन बनाई बिल्डिंग की, उसको उसकी फीस के बदले में क्लाइंट ने क्या दिया? बिटकॉइन. Then the architect shall be liable to deduct TDS under section 194S as he is giving the consideration in the form of architecture services. साहब यहाँ पे जो आर्किटेक्ट है वो वीडीए का बायर है, वो वीडीए एक्वायर कर रहा है, वो वीडीए बाय कर रहा है फ्रॉम द क्लाइंट, और कंसिडरेशन में वो क्या दे रहा है? उसकी सेवाएं, उसकी सर्विसेज. तो यहाँ पे आर्किटेक्ट को 194S में जो है वो टीडीएस कंप्लाई कर देना है. और उधर जो क्लाइंट है वो आर्किटेक्ट की प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा है, उसकी प्रोफेशनल सेवाएं ले रहा है, तो क्लाइंट को टीडीएस कंप्लाई कर देना है अंडर सेक्शन 194J. हाँ जी, एक ही ट्रांजैक्शन है, आर्किटेक्ट सर्विसेज ली जा रही है और बदले में क्या दिया जा रहा है? बिटकॉइन. तो यहाँ पे 2 सेक्शन में टीडीएस कंप्लाई होगा सर. एक सेक्शन 194S जिसको कंप्लाई करेगा आर्किटेक्ट, और सेक्शन 194J जिसको कंप्लाई करेगा क्लाइंट. यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन सेक्शन 194S which one should please take care of. अभी यहाँ पे भी 194R की तरह 194S में आपको 206AB की जो एप्लीकेबिलिटी है वो चेक करनी है, और यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे जो है वो आपको चेक करना है कि जो जिसका टीडीएस आपने डिडक्ट करना है उसने आईटीआर फाइल की है या नहीं की है पिछले फाइनेंशियल ईयर की, जिसके ड्यू डेट अब निकल चुकी है, और पिछले उस साल उसकी 50,000 तक या उससे ज्यादा की टीडीएस टीसीएस क्रेडिट है या नहीं है. तो 206AB जो है आपको चेक कर लेना है. अगर वो 206AB उसके ऊपर लग जाता है तो आपने डबल टीडीएस रेट से जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर देना है. अब यहाँ पे जो डबल रेट आएगी ना सर वो 2% आएगी, बट 206AB में इस कैटेगरी के लिए रेट है 5%. तो यहाँ पे सीधे 1% से कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 5%. अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर की, दैट इज सर्कुलर नंबर 13/2022, जो कि सीबीडीटी ने दिया है हमें 22 जून 2022 को, जो बात करता है गाइडलाइंस ऑन सेक्शन 194S.
यस, जो हमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस देता है सेक्शन 194S के बारे में. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दीज आर द गाइडलाइंस and mandatory for the income tax authorities as well as for the taxpayers on which section 194S is applicable. Means the person who is acquiring or buying the virtual digital asset, right? यहाँ पे ना गाइडलाइन सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ सेक्शन पढ़ के जो है वो सेक्शन कंप्लाई नहीं किया जा सकता. इसके बहुत सारे कारण हैं. इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये है कि यहां पे जब भी वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रेड होगी ना सर, तो एक्सचेंज रोल में आएगा. मतलब एक प्लेटफॉर्म होगा जो फैसिलिटेट करेगा ट्रांजैक्शन वर्चुअल डिजिटल एसेट की, जो बायर को और सेलर को मिलाएगा. जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज पे हम बाई की बिड लगाते हैं, सेल की बिड लगाते हैं, दोनों बिड मैच हो जाती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है. सेम इज द केस विद वर्चुअल डिजिटल एसेट. बिटकॉइन की बाय की बिड लगेगी, बिटकॉइन की सेल की बिड लगेगी, बिड मैच हो जाएगी तो ट्रांजैक्शन वीडियो की एग्जीक्यूट हो जाएगी. अब सर एक्सचेंज इन्वॉल्व है बीच में, ना बायर जानता है ना सेलर जानता है. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस को तो सेबी कंट्रोल कर रही है सर. बट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के इतने सारे एक्सचेंजेस सर जिनको पता नहीं कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है, और वो रातों रात कब अपना सब दुकान बंद करके गायब हो जाए किसी को कुछ नहीं पता. बिकॉज देयर इज नो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट हैज नॉट येट प्रॉपरली लीगलाइज्ड ट्रेडिंग और एक्सचेंज ऑफ दीज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, स्पेशली इन इंडिया, राइट? So this guideline is very, very important, and especially for two persons, those who want to invest in virtual digital asset, means the buyer, and the one who is having exchange or in and how is connected or related to the exchange of virtual digital asset. या तो उनका कोई एक्सचेंज है या फिर वो एक्सचेंज बनाने की तैयारी कर रहे हैं. बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं लाइक एक्सचेंज. तो उनके लिए ये गाइडलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 194S जो है उसको कंप्लाई हम कैसे कैसे करवाएं. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमारे पास जो है वो गाइडलाइंस हैं, एंड गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सर. अगर आपने ये सीबीडीटी गाइडलाइन समझ ली ना, तो आपके पास अगर क्लाइंट आएगा, चाहे वो कुछ भी करने वाला हो, चाहे वो वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदने की तैयारी में हो, या फिर आपके पास कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट का एक्सचेंज आएगा कंसल्टेशन लेने, या फिर कुछ उसके सिस्टम में रिस्ट्रक्चरिंग करने, या फिर आपसे ये पूछने कि मैं टीडीएस कंप्लाई कैसे करूं, तो सर दिस इज द मस्ट डॉक्यूमेंट. ये सीबीडीटी सर्कुलर जो है, अगर आप में से किसी को चाहिए तो मेरे को मेल आईडी दे दीजिएगा, आई विल फॉरवर्ड यू द सर्कुलर. तो सर बिना इस सर्कुलर की जानकारी के आप क्लाइंट को कंसल्ट नहीं कर पाएंगे. एंड सर दिस इज वेरी लुक्रेटिव एंड दिस इज वेरी गुड एरिया ऑफ कंसल्टेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग एरियाज जहां पे आप अपने क्लाइंट को कंसल्ट करके एक हैंडसम फीस ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट, ऑल टुगेदर अ न्यू टॉपिक, दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट. ऑल टुगेदर एक नई मनी मेकिंग स्ट्रीम है, एक जिसको एक कह सकते हैं कि आप एक नया एरिया ऑफ प्रैक्टिस जो है वो इमर्ज हो सकता है आपके ऑफिस में, दैट इज इन एंड अराउंड डीलिंग विद द टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट. तो सर क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स व्हेन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इज टेकिंग प्लेस ऑन और थ्रू एन एक्सचेंज and payment is made by the purchaser to the exchange directly or through a broker, and then from the exchange it goes to the seller directly or through the broker. मतलब के ट्रांजैक्शन होनी है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की किसके माध्यम से? 2 जनों के माध्यम से. एक तो है ब्रोकर और एक है एक्सचेंज. सर आपने आपके आसपास लोग ऐसे देखे होंगे, उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे संपर्क करने की कोशिश भी करी होगी कि साहब हमारा एक ये प्लेटफॉर्म है, आप एक्स अमाउंट जो है वो मेरे को दीजिए, मैं ब्रोकर हूं, मैं आपका
वर्चुअल डिजिटल एसेट कोई सी भी हो सकती है, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करवाऊंगा और ये रिटर्न आपको मिल सकता है, इतना रिटर्न मिलेगा, ये प्रोसेस है। तो सर जो इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, वो है ब्रोकर। जो आपसे कह रहा है कि आप इन्वेस्ट करें, वो ब्रोकर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक्सचेंज से, राइट? क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ लोग एक्सचेंज को डायरेक्ट ढूंढ ले, कुछ लोग एक्सचेंज को डायरेक्ट ना ढूंढ पाए, क्योंकि एक्सचेंज कहीं ना कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको उसके बारे में पता हो भी सकता है, पता नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सबसे पहले हम ये समझें कि ट्रांजैक्शन का फ्लो सर होगा कैसे। जब तक ट्रांजैक्शन का फ्लो हमें समझ में नहीं आएगा, हम क्लाइंट को एडवाइस नहीं कर पाएंगे कि साहब टीडीएस किसको कंप्लाई करना है, बायर को करना है कि एक्सचेंज को करना है कि ब्रोकर को करना है, किसको करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी का फ्लो मल्टीपल टाइम होगा और मल्टीपल लेवल पे होगा, राइट? तो ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या है? एक है हमारे पास सेलर और एक है हमारे पास बायर। ये है हमारे सेलर साहब। सेलर साहब एक ब्रोकर को ढूंढते हैं, ब्रोकर को बोलते हैं कि यार मेरे पास ये वर्चुअल डिजिटल एसेट रखी है और मेरे को इसको बेचना है। ब्रोकर बोलता है नो प्रॉब्लम, आई हैव वन crypto exchange in my contact. You do one thing, you create one login account in this exchange, use my broker ID and host your virtual digital asset there. सब सेलर ने ये काम कर दिया। अब बायर को भी एक ब्रोकर मिला, इट कुड बी द सेम ब्रोकर और इट कुड बी द डिफरेंट ब्रोकर। ब्रोकर ने बोला कि इस क्रिप्टो एक्सचेंज पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अवेलेबल है। बायर ने बोला ठीक है। ब्रोकर ने बोला कि लॉगिन क्रिएट करो और वहां से वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीद लो। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन फ्लो। वर्चुअल डिजिटल एसेट यहां से चली, ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पे आई और एक्सचेंज से निकली ब्रोकर के थ्रू और बायर के पास आ गई, राइट? आप प्रैक्टिकली देखें तो ये ना तो सेलर के एंड से मूव होगी फिजिकली, ना बायर के पास जाएगी फिजिकली। होगा क्या? एक लॉगिन अकाउंट से वर्चुअल डिजिटल एसेट बाहर होके दूसरे लॉगिन अकाउंट में चली जाएगी, दैट्स इट। जैसे हमारे शेयर्स मूव करते हैं डीमैट अकाउंट में, राइट? शेयर्स के केस में एक्सचेंज हमारे पास है एनएससी बीएससी। ब्रोकर की मैं बात करूं तो ब्रोकर हो सकता है ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग या फिर कोई भी ब्रोकर। और बायर और सेलर जैसे आप सब और मैं, हम जिस तरीके से शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, सो सेम इज द सिनेरियो एप्लीकेबल ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब सर यहाँ पे शेयर और वीडीए में डिफरेंस ये है कि साहब शेयर तो है ना वो हाईली कंट्रोल्ड, हाईली सुपरवाइज्ड है और वहां हमारे पास एक अथॉरिटी भी है, एक वॉच डॉग भी है जो उसको कंट्रोल कर रही है, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हमारे पास मल्टीपल लॉज हैं जो कि उन पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। बट वीडीए के लिए हमारे पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है और वीडीए स्टिल इज नॉट येट फॉर्मली एक्सेप्टेड इन या फिर आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दें। तो हाउ मनी will go, buyer will make payment to the broker, then broker after taking his part as a commission or something else transfer money to the exchange, then exchange give money to the broker after deducting exchange commission, then broker after deducting his own commission give amount to the seller. So this is how
So this is how a transaction will takes place in this virtual digital asset through an exchange, right? अब सर लेमन लैंग्वेज में बात करें, अगर आप 194S की लैंग्वेज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, तो वहां पे टीडीएस किसको डिडक्ट करना है? वहां पे टीडीएस डिडक्ट करना है सर बायर को। बायर टीडीएस डिडक्ट करके सेलर के 26A में रिफ्लेक्ट करा देगा टीडीएस रिटर्न फाइल करके। ये एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको सेक्शन बता दिया। बट सर व्हाट विल हैपन, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, जहां पे ब्रोकर और एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ एक्सचेंज की बात करते हैं, अगर एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है तो सीबीडीटी की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि साहब अगर एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो टीडीएस कंप्लायंस कौन करेगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज सारी ट्रांजैक्शंस का प्रॉपर रिकॉर्ड, प्रॉपर लॉग मेंटेन करेगा डिजिटली, और वो रिकॉर्ड और लॉग ऐसे मेंटेन होना चाहिए कि बाद में जाके बैक डेट पे उसमें कोई टैंपरिंग या कोई ऑल्टरेशन ना कर सके। मींस दैट हैज टू बी सिक्योर्ड and that can be accessed anytime at a later date। तो सीबीडीटी गाइडलाइन ये कहती है कि साहब यहाँ इस केस में बायर को टीडीएस कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। टीडीएस कौन कंप्लाई करेगा? एक्सचेंज, राइट। एक्सचेंज जो है वो बायर का अमाउंट अपने पास लेगा, और जो भी टीडीएस का सेटलमेंट है, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल 1 रुपए का टीडीएस कटना है, 99 जो है वो सेलर को लौटा देगा, और एक्सचेंज 1 रुपए का टीडीएस जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ बायर, राइट। ये वो केस है जहां पे एक्सचेंज वर्चुअल डिजिटल एसेट का मालिक नहीं है, राइट। कौन है मालिक? मालिक है सेलर। सेलर इज द ओनर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, राइट। सेलर इज द ओनर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं वेयर वीडीए इज ओन्ड बाय एक्सचेंज, जहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है उसका मालिक कौन है? एक्सचेंज। तो सर यहाँ पे हाउ द टीडीएस इज नाउ रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड, यहाँ पे टीडीएस कैसे कंप्लाई होगा? सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यहाँ पे बायर के दिमाग में आएगा कि बायर को पता कैसे चलेगा कि वीडीए का मालिक एक्सचेंज है। बायर तो इसी प्रजम्पशन में है कि साहब वीडीए का मालिक तो कोई सेलर है जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, वो भी एक्सचेंज पे मेरी तरह आया होगा बेचने, जैसे मैं आया हूं खरीदने। सो हाउ दिस हैज टू बी क्लियर टू द बायर, राइट। इस केस में नॉर्मली बायर को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए जहां पे वीडीए का मालिक कौन है? एक्सचेंज। बट यहां पे बाय हैविंग अ फॉर्मल एग्रीमेंट इन राइटिंग, एक्सचेंज जिम्मेदारी ले सकता है टीडीएस डिडक्ट करने की, राइट। एक्सचेंज कह सकता है कि मैं टीडीएस डिडक्ट कर दूंगा, बट कुछ कंडीशंस है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर वो एक्सचेंज पूरी कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि बायर ने अपने पार्ट का टीडीएस जो है वो कंप्लाई कर दिया है, और बायर जो है वो असेसियन डिफॉल्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बायर और एक्सचेंज के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होगा जिसमें एक्सचेंज जिम्मेदारी लेगा टीडीएस कंप्लाई करने की, राइट। अगर बायर और एक्सचेंज के बीच में कोई ब्रोकर भी इन्वॉल्व है और ब्रोकर अमाउंट पे कर रहा है एक्सचेंज को, राइट, तो यहाँ पे ब्रोकर के ऊपर भी टीडीएस लायबिलिटी आ सकती है। अब यहाँ पे एक एग्रीमेंट एक्सचेंज और ब्रोकर भी कर सकते हैं। अगर ब्रोकर चाहे तो वो टीडीएस की जिम्मेदारी ले सकता है बाय हैविंग अ फॉर्मल एग्रीमेंट इन राइटिंग बिटवीन ब्रोकर एंड द एक्सचेंज, राइट। तो जब एक्सचेंज जिम्मेदारी लेगा तो एक्सचेंज को क्या क्या कंप्लायंस कर देनी है? द एक्सचेंज वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ क्वार्टरली स्टेटमेंट इन फॉर्म 26QF for all such transactions of the quarter on or before the due date prescribed in the income tax rules 1962। जो TDS की नॉर्मल ड्यू डेट्स हैं वहां पे उसको फॉर्म फाइल कर देना है। Exchange would also require to furnish its income tax return and all these transactions must be included in such return। Exchange जो है वो अपनी income tax return जो है वो समय अनुसार फाइल करेगा, और ये सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इंक्लूड करेगा। अगर ये कंडीशंस कंप्लाइड हो जाती हैं तो बायर और ब्रोकर को हम एसएससी इन डिफॉल्ट जो है अंडर सेक्शन 201 नहीं मानेंगे, अगर एक्सचेंज पूरी कंप्लायंस कर देता है तो, राइट। कुशल जी एक मिनट रोकूंगा। हाँ खान साहब, आपके बैक एंड पर चैट का ऑप्शन डिसेबल हो रहा है,
आप उसे सही करें। मेंबर्स के फोन आ रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे, क्वेश्चन रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो चैट का जो ऑप्शन है बैकएंड पर, उसको सर एक बार एबल करें, डिसेबल हो रहा है वो। सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर, कंटिन्यू। यस सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 जो सीबीडीटी गाइडलाइन में क्लैरिफाई किया गया, question number 1 was with respect to the transaction where the consideration for transfer of VDA is not in kind. Now how will this operate in a situation where it is in kind or in exchange of another VDA? सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो सीबीडीटी ने हमें दी है कि टीडीएस कैसे कंप्लाई होगा जहां पे जो कंसिडरेशन है वो काइंड में है या फिर इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडीए है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर वीडीए खरीदनी है, मैंने वीडीए खरीद ली और बदले में मेरे पास एक और वीडीए थी, मैंने उस वीडीए को बेच दिया। तो सर यहाँ पे टीडीएस कैसे कंप्लाई होगा? सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू ये है कि टीडीएस कंप्लाई करनी है एक्सचेंज को। अब एक्सचेंज के पास जो है वो वीडीए है। क्यों? क्योंकि एक वीडीए के बदले दूसरी वीडीए एक्सचेंज हो गई। अब एक्सचेंज के पास ना तो कैश आया और ना कैश गया। एक्सचेंज के माध्यम से एक वीडीए आई और दूसरी वीडीए चली गई। अब जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो टीडीएस जो एक्सेप्ट करेगी वो वीडीए से तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब हम वेबसाइट पे जाते हैं और हम या फिर क्लाइंट जो है टीडीएस जमा कराते हैं, हम जो चालान जो है वो पे करते हैं, वो हमें ऑप्शन तो नहीं देता कि यू कैन ऑल्सो पे बाय वीडीए। तो सर टीडीएस कैसे कंप्लाई होगा? इट इज अ वेरी बिग कंफ्यूजन। तो एक प्रोसीजर जो है वो सीबीडीटी ने हमें दिया है, वो प्रोसीजर जो है वो एक्सचेंज को फॉलो करना है। अगर एक वीडियो से दूसरी वीडियो एक्सचेंज होती है या फिर कंसिडरेशन जो है वो इन काइंड है, कैश नहीं है, the person responsible for paying such consideration is required to ensure that the tax required to be deducted has been paid in respect of such consideration before releasing the consideration. ये एक मुद्दे की बात है कि जहां पे कंसिडरेशन इन कैश नहीं है या फिर कैश है बट वो सफिशिएंट नहीं है कि टीडीएस कंप्लाई कर दिया जाए। पार्टली इन कैश है, पार्टली इन काइंड है। तो एक कंडीशन जो आपने फुलफिल कर देनी है वो ये है कि साहब आपको ये इंश्योर कर देना है कि टीडीएस जो है वो पे हो जाए बिफोर रिलीजिंग द कंसीडरेशन, राइट। तो आइए देखते हैं सिचुएशन में क्या होगा। वेयर कंसीडरेशन इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडीए। इन अ सिचुएशन वेयर वीडीए ए इज बीइंग एक्सचेंज विद अनदर वीडीए बी। तो सर जब एक वीडीए ए है और वो दूसरी वीडीए बी से एक्सचेंज की जाएगी, तो इंटरेस्टिंगली इस केस में जो बायर है और जो सेलर है, बायर भी है, सेलर भी है, और सेलर भी है और बायर भी है। क्योंकि वो एक वीडियो के एंगल से तो सेलर है और दूसरी वीडियो के एंगल से बायर है। एंड सेम इज द केस एप्लीकेबल ऑन द अदर पार्टी। सो वन इज अ बायर फॉर ए एंड सेलर फॉर बी एंड अनदर इज बायर फॉर बी एंड सेलर फॉर ए। तो सर टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बायर के ऊपर। यहाँ पे दोनों ही बायर हैं तो दोनों को ही जो है वो टीडीएस कंप्लाई कर देना है। Thus both need to pay tax with respect to transfer of VDA and show the evidence to each other so that VDA can be exchanged। और टैक्स जो है वो दोनों को ही कंप्लाई कर देना है, दोनों को ही उसके एविडेंसेस जो है वो दिखाने हैं। सर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लें सेशन, उसके बाद टेकअप कर लेंगे। तो यहाँ पे सर दोनों ही जो है बायर के कैटेगरी में और दोनों को ही टैक्स कंप्लाई कर देना है, दोनों को ही टैक्स पेमेंट के प्रूफ जो है एक दूसरे को सबमिट कर देने हैं, उसके बाद ही वीडीए का एक्सचेंज पॉसिबल होगा। क्योंकि सेक्शन ये कहता है कि आपको वीडियो रिलीज करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि उसका रिलेवेंट टीडीएस जो है वो पे हो गया हो। This would then be required to be reported in TDS statement along with challan number. This year form number 26Q has been included provision for reporting such transaction for specified person. Form number 26QE has been introduced. अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो फॉर्म 26Q में जो है वो अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे और डेटा जो है टीडीएस रिटर्न में नॉर्मली जैसे जाता है वैसे चले जाएगा। अगर स्पेसिफाइड पर्सन है
तो उनके लिए नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज फॉर्म 26 QE, जो बहुत जल्दी पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा। उसको यूज करके स्पेसिफाइड पर्सन कौन? छोटे टैक्स पेयर, इंडिविजुअल एचयूएफ, पिछले साल जिनकी रिसीट बिजनेस से 1 करोड़ तक और प्रोफेशन से 50 लाख तक है, राइट। तो इस केस में जहां पे एक्सचेंज हो रहा है साहब, तो यहां पे दोनों को जो है वो टीडीएस कंप्लाई करना है, बायर को भी और सेलर को भी, क्योंकि बायर भी है, सेलर भी है, और सेलर बायर भी है और सेलर भी है, राइट। इफ द ट्रांजैक्शन इज थ्रू एन एक्सचेंज, अब सर एक्सचेंज भी इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ये इस वाली पीपीटी तो हम वो डिस्कस कर रहे थे जहां पे बायर और सेलर आमने सामने खड़े हैं और एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है। नाउ व्हाट वुड हैपन व्हेन द एक्सचेंज इज इन्वॉल्व्ड? इफ द ट्रांजैक्शन इज थ्रू एन एक्सचेंज, इट इज क्लैरिफाइड दैट in such a situation as an alternative tax may be deducted by the exchange. Such an alternate mechanism can be exercised by exchange based on written contractual agreement with the buyer and seller. तो जब एक्सचेंज यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, और सर ये मान के चलना 100% ट्रांजैक्शंस में एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा ही होगा। वीडियो की ट्रांजैक्शन मैंने तो आज तक नहीं देखी कि बिना एक्सचेंज के संभव हो गई हो। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा तो सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया है कि साहब एक्सचेंज जो है वो टीडीएस कंप्लाई कर सकता है। द एक्सचेंज एज एन ऑल्टरनेट में डिडक्ट द टीडीएस एज एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी एन रिटन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सचेंज, बायर और सेलर, राइट। बायर, सेलर और एक्सचेंज के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होगा तो ही ये संभव है। अब क्या होगा सर जब एक्सचेंज जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। यहां पे भी एक गाइडलाइन जो है सीबीडीटी ने हमें दी है, वो देखते हैं। If such an alternate mechanism is exercised, the exchange would be required to deduct tax for both the legs of the transaction and pay to the government in the form 26Q. It will, for the reason explained before, need to report it as tax deducted on both the legs of the transaction. Why on both the legs of the transaction? क्यों? क्योंकि जब exchange of virtual digital assets है, right, तो यहाँ पे दोनों पार्टीज जो है वो बायर की कैटेगरी में है, तो दोनों का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होना है। द टीडीएस नीड्स टू बी कंप्लाइड ऑन बोथ द लेग्स। Then it has to be complied on both the legs. The buyer and seller would not be independently required. The buyer and seller would not be independently required to follow the procedure prescribed in proviso to subsection 1 of section 194S of the Act. Right. अब जब एक्सचेंज जिम्मेदारी ले रहा है दोनों लेग्स पे टीडीएस कंप्लाई करने की, जब एक्सचेंज जो है वो जिम्मेदारी ले रहा है दोनों लेग्स पे टीडीएस कंप्लाई करने की, तो यहाँ पे बायर और सेलर को इंडिपेंडेंटली सेक्शन 194S सबसेक्शन 1 के प्रोविजन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। When the exchange opt for deduction of TDS under section 194S of the Act on such transaction, there is also a possibility that the tax amount deducted is also in kind and needs to be converted into cash before it can be deposited with the government. In this regard, the following mechanism shall be opted by the exchange. हाँ जी, जब जहां पे वर्चुअल डिजिटल एसेट एक से दूसरी एक्सचेंज हो रही है तो ये वाली जो गाइडलाइन है एक्सचेंज को फॉलो करनी है। गाइडलाइन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज विल डिडक्ट टीडीएस इन द पेयर बीइंग ट्रेडेड। एग्जांपल से समझते हैं। इन द केस ऑफ ट्रेड फॉर मॉन्ट्रियो टू डेसो, राइट, वीडीए, एक वीडीए का नाम है मॉन्ट्रियो और दूसरे वीडीए का नाम है डेसो। 1% of Montreo and 1% Deso will be deducted as tax under section 194S of the Act by the exchange and the balance shall be transferred to the customer. तो exchange क्या करेगा? 1% Deso का डिडक्ट करेगा, 1% Montreo का डिडक्ट करेगा और 1% दोनों का जो है वो अपने पास रख लेगा। उसके बाद बैलेंस जो है वो कस्टमर को ट्रांसफर कर देगा। सर ट्रांजैक्शन का ट्रेल और इस ट्रांजैक्शन का लॉग जो है वो एक्सचेंज को मेंटेन करना पड़ेगा और सिक्योर्ड मैनर में मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो डेटा कभी भी आगे जाके एक्सेस कर लिया जा सके। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज शैल इमीडिएटली एग्जीक्यूट अ मार्केट ऑर्डर। उसके बाद अब एक्सचेंज के पास 1% तो डेसो है और 1% मोनेरो है।
अब वो इस 1% डेसो और 1% मॉन्ट्रोसो से टीडीएस तो जमा नहीं करा सकता, क्योंकि जब वो चालान भरेगा, पेमेंट करने जाएगा, तो वहां उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे चाहिएंगे, क्योंकि टीडीएस जो है वो वीडीए से जमा नहीं होगा। तो एक्सचेंज को इमीडिएटली एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, और ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो उस मॉन्ट्रियो और डेसो जैसी वीडीए को एक प्राइमरी वीडीए में कन्वर्ट करेगा। सर प्राइमरी वीडीए का मतलब क्या है? वो वीडीए, प्राइमरी वीडीए का मतलब वो वीडीए जो इजीली इंडियन रुपी में कन्वर्टिबल है, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और यूएसडी कॉइन्स एंड अदर प्राइमरी वीडीएस, राइट। ये स्टेप जो है वो इंश्योर करता है कि सेक्शन 194S जो है उसका टीडीएस जो डिडक्ट कर लिया गया है, और जो कि रिटेन था नॉन प्राइमरी वीडीए में वो इक्वलेंटली कन्वर्ट हो गया है प्राइमरी वीडीएस में। और प्राइमरी वीडीए वो वीडीए है जिनका रेडिली मार्केट अवेलेबल है फॉर कन्वर्जन इनटू इंडियन रुपी। इसके लिए भी जो टाइम स्टैम्प्स हैं, जो डेटा है, जो लॉग बुक है, जो ट्रांजैक्शन का ट्रेल है, वो एक्सचेंज मेंटेन करेगा प्रॉपर्ली विद ऑल द रिकॉर्ड्स, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियो और डेसो की जगह पे प्राइमरी वीडीए का ही ट्रेड हो रहा है, एक बायर, एक पर्सन ने बिटकॉइन बेच के इथेरियम ले लिया, उस केस में इस केस में जो ट्रांजैक्शन है उस केस में इस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी वीडीए में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन अपने आप में ही जो है वो प्राइमरी वीडीए में एग्जीक्यूट हुई है, राइट। All the tax deducted under section 194 of the act in the form of primary VDAs for converted into primary VDA under step 2 will be accumulated for the day। जितनी भी primary VDAs में transaction execute होगी वो पूरे दिन के लिए accumulate कर ली जाएगी। जो time limit है accumulation की वो शुरू होगी 12 बजे से लेके अगले 12 बजे तक। The VDA accumulation by the exchange shall be verifiable from the trail of orders। और एक्सचेंज को जो लॉग्स है, जो ट्रेल है ट्रांजैक्शन की, वो प्रॉपर्ली मेंटेन करनी है। द एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्राइमरी वीडीए at 00.00 hours will be converted into INR based on the market rate existing at that time। अब एक्सचेंज को क्या करना है? एक्सचेंज को ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है ताकि वो प्राइमरी वीडीए को INR में कन्वर्ट कर पाए। और वो ट्रांजैक्शन कब एग्जीक्यूट होनी है? 12 बजे, दिन के 12 बजे। In order to bring in consistency and to avoid discretion, the exchange are required to place orders at 12 hours for the tax withheld for converted under step 2 in the form of primary VDA for conversion into Indian rupees। These sell market orders shall be executed based on the open buy orders in the market. Price and quantity data for every matched trade shall be maintained by the exchange and shall be available for verification। It shall be verifiable from the system coding that the conversion into INR happen at the first available buy order based on the prevailing buy order book of the respective exchange at the time of conversion। As a practice, the respective exchange liquidating the VDA shall be prohibited to be a buyer of these VDAs। अब यहाँ पे CBDT गाइडलाइन ये कहती है कि कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये ट्रांजैक्शन जो है ना आपको 12 बजे ही एग्जीक्यूट कर देनी है, और वो सबसे पहला जो बाय ऑर्डर होगा ये ट्रांजैक्शन उसके साथ जाके एग्जीक्यूट होगी। और एक्सचेंज को अपनी ट्रांजैक्शन ट्रेल जो है वो मेंटेन करनी है। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है जो सीबीडीटी गाइडलाइन ये देती है कि इस ट्रांजैक्शन में जहाँ पे आपको INR चाहिए टीडीएस जमा कराने के लिए, तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो बायर नहीं बन सकता फॉर दीज वीडीएस। लॉजिकली ऐसी रेस्ट्रिक्शन होनी भी चाहिए। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू हैव मनी फॉर डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ टीडीएस, सो यू आर नॉट अलाउड टू इनकर एनी एडिशनल गेन ऑन दीज ट्रांजैक्शंस। तो आप यहाँ पे बायर नहीं बन सकते, द बायर हैज टू बी इंडिपेंडेंट, एनी थर्ड पार्टी बायर। तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो वीडीए का बायर नहीं बन सकता है। कस्टमर को जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू दिया जाएगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट नोट में पूरी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो है वो दी जाएगी अंडर सेक्शन 194S, और ये भी बताया जाएगा कि इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ, इतना अमाउंट जो है वो आपको रिफंड कर दिया गया है। The tax withheld in kind under section 194S of the Act and converted into INR by following the above procedure shall be deposited on the government account as per the timeline and process given in Income Tax Rules 1962. It is clarified that there would not be any further TDS for converting the tax withheld in the kind of form of VDA into INR. ये भी एक बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने हम सबको दिया है कि जब आप VDA को INR में कन्वर्ट करेंगे टीडीएस जमा कराने के लिए, तो जब आप VDA को INR में करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन पे टीडीएस अंडर 194S एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ये कोई इंटेंशनल ट्रेड नहीं है। ये वो ट्रेड है जहां पे आप लॉ को कंप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, ये वो ट्रेड है जहां पे आप सेक्शन 194S को जो है वो कंप्लाई करने के लिए कर रहे हैं। Third, whether the provision of section 194Q of the Act is also applicable on the transfer of VDA। अब साहब सेक्शन 194Q जो है वो भी एप्लीकेबल होगा क्या? सेक्शन साफ साफ क्लियरली कहता है कि जहां पे सेक्शन 194S एप्लीकेबल हो गया है वहां 194Q कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर और कोई टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल होगा तो वो कंप्लाई कर देना है आपको, जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल डिस्कस किया था। एग्जांपल वेयर आर्किटेक्ट वाज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ VDA, where the consideration for transfer of VDA shall be on gross basis after including TDS commission, or it shall be on net basis after exclusion of these items। It should be on the net basis। GST जो है वो आपको exclude कर देना है for compliance of TDS। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बहुत रिलेवेंट जो है वो एस्पेक्ट है कि पेमेंट जब आप करेंगे तो बीच में कोई ना कोई पेमेंट गेटवे जो है वो इन्वॉल्व होगा। जब भी आप पेमेंट करेंगे तो बीच में कोई ना कोई पेमेंट गेटवे जो है वो इन्वॉल्व होना है। मैं चल रहा था काफी टाइम से। सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया कि पेमेंट गेटवे को टीडीएस कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं है। यहां पे ये क्लेरिफाई किया गया कि पेमेंट गेटवे को टीडीएस कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? अगर एबीसी एक अंडरटेकिंग दे दे, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो है वो हो जाए एक अंडरटेकिंग या कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो जाए जिसमें एक्सचेंज जो है वो ये कह दे कि मैं टीडीएस कंप्लाई कर रहा हूं, तो पेमेंट गेटवे को टीडीएस कंप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी जो थ्रेशोल्ड है 50,000 का, उसको कब से चेक करेंगे? 1 अप्रैल से चेक करेंगे या फिर 1 जुलाई से चेक करेंगे? सर टीडीएस का जो थ्रेशोल्ड है वो फाइनेंशियल ईयर बेस्ड है, तो वो थ्रेशोल्ड जो है वो 1 अप्रैल से ही चेक होगा। इट हैज बीन प्रॉपर्ली क्लैरिफाइड बाय सीबीडीटी। जो थ्रेशोल्ड चेक होना है वो 1 अप्रैल से चेक होना है, और जो वैल्यू ऑफ VDA है जिसपे टीडीएस कंप्लाई होगा वो 1 जुलाई से कंप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 30 जून तक के जो VDA आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किए हैं, आपने जो परचेज किए हैं, वो कितने भी अमाउंट के ऊपर उसमें टीडीएस आपको कंप्लाई नहीं कर देना है। बट अगर उसका थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हो जाता है, अगर उसका थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस हो जाता है तो उस केस में आपको टीडीएस जो है वो कंप्लाई कर देना है। दैट हैज टू बी कंप्लाइड। तो since the provision of section 194S of the Act applies at the time of credit of payment, whichever is earlier, any sum representing consideration or transfer of VDA, such sum shall has been credited or paid before 1st July 2022 would not be subject to tax deducted under section 194S of the Act, right? वो सम जो पेड क्रेडिट हुआ है 1 जुलाई से पहले, राइट,
उस पे टीडीएस अंडर सेक्शन 194S कंप्लाई नहीं होगा, बट थ्रेशोल्ड जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप 1 अप्रैल से 30 जून की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको भी जो है वो आप इंक्लूड उसमें करेंगे. Yes, so it was all from my side about section 194R and section 194S, including 2 important circulars of CBDT giving guidelines on lot many issues. So sir, now we can take up the queries. If any person have any query, they can raise their hand or they can write in chat box. Chat box is open. If any member have any query, they can raise their hand. Yes, I have few queries in chat box. हाँ जी, एक query है, company enters into contract for supply of manpower. The bill of the contractor is raised on the basis of number of finished product dispatched. The company provides subsidized meal to manpower, say ₹10 per meal. Meal rate for outsider is ₹50. Whether 194R is applicable on ₹40 as benefit to contractor. As a benefit to contractor. Yes sir, ये यहाँ पे section 194R applicable होगा. Please explain reimbursement of expense with respect to 194R. सर अगर किसी 194R में reimbursement की स्टोरी बड़ी सिंपल है कि अगर किसी और की लाइबिलिटी है और पेमेंट कोई और कर रहा है, राइट, रिम्बर्समेंट हो रहा है और जो एक्चुअल लाइबिलिटी है बिल उसी के नाम पे और कंपनी रिम्बर्स कर रही है तो सेक्शन 194R जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर बिल कंपनी के नाम पे और कंपनी डायरेक्ट पेमेंट कर देती है तो 194R यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. Whether year-end target discount will be covered under section 194R. नहीं सर, year-end discount, rebates, volume discount ये सब section 194R से बाहर हैं. यहाँ पे section 194R जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. ये क्वेरी थी ये. सर 194 एप्लीकेबल नहीं है. योगेश सर. Yes, any member having any other query? If any member have any query, they can raise their hands. Okay, sir. I think there is no other query. I thanks to all participants. Sorry. How TDS will be deducted? Rakesh and Patwaji. Rakesh, how TDS will be deducted? In which case, sir? 194R or S? First, in the meal case, meal is provided to manpower of such contractor. सर ये ना ये वो है बेनिफिट इन काइंड है सर. तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है सर. या तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल दें कि वो एडवांस टैक्स का चालान आपको सबमिट कर दे. दिस इज ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबल. और दूसरा ऑप्शन जो है वो अवेलेबल ये है कि आप जो है वो खुद टीडीएस जमा करा दें. तो आपका जो बेनिफिट वैल्यू ऑफ बेनिफिट होगी वो उसमें 2 चीजें होगी. एक तो वैल्यू ऑफ मील जो बेनिफिट की वैल्यू है प्लस वैल्यू ऑफ टीडीएस. उसके अकॉर्डिंग टीडीएस कंप्लाई होगा सर. Okay, sir. Now we are concluding the session. आज का जो सेशन था हमारा सेक्शन नंबर 194R and 194S जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन थे फ्रॉम 1 जुलाई 2022. बहुत ही अच्छा डेलिब्रेशन रहा है सीए कुशल सोनी जी का इसके ऊपर. थैंक यू सर. थैंक यू. अगर आप लोगों को अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कुशल जी से उनके मेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं. आप एज वेल एज सीआईआरसी को भी मेल कर सकते हैं. तो हम जो हमारे आज के एमिनेंट स्पीकर हैं उनसे रिप्लाई लेकर आपको रिप्लाई भेज देंगे.
इसके अलावा कल जो हमारा अभी हमारे जो CIRC के आजादी के अमृत महोत्सव में हम लगातार 75 दिन के 75 प्रोग्राम जो कर रहे हैं, उसके अंदर आज हमारे 45 डेज कंप्लीट हो गए और ये लगातार 15 अगस्त तक हम प्रोग्राम इसके अंदर कंटिन्यूस रखेंगे। कल हम मिलते हैं सेम टाइम पर, हमारे साथ स्पीकर्स होंगे कल। तो कुछ जो नया जॉब और नई जो अपने मेंबर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ एक स्पीकर होंगे जयपुर से। मैं आज के स्पीकर सी कुशल सोनी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने थैंक यू सर। हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु जॉइंड द सेशन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।